सो ये संडेको जो टेस्ट होगा, संडेला जी टेस्ट असेल त्या टेस्टमध्ये मॅथेमॅटिकल लॉजिक हा पूर्ण चॅप्टर येईल. त्याच्यासाठी तुम्ही हे ॲप Google Play Store वरून डाउनलोड करून घ्या. DMADE IIT. सर MCQ टाइप ना? येस, क्वेश्चन MCQ टाइप असेल. आता एक सर पूर्ण हाँ बोला. क्वेश्चन सर 10th क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन सर नहीं आ रहा. ठीक है, वी विल डिस्कस. ओके, तो आज पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है तो पूछ लो. बाद में हम अगर टाइम मिलता है तो मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर पहला डाउट, क्वेश्चन नंबर 10, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 10. टोटल 17 क्वेश्चंस हैं. I hope you have solved already. 10th का फर्स्ट. तो फर्स्ट में ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि यूजिंग रूल्स इन लॉजिक प्रूव द फॉलोइंग. तो लॉजिक के रूल्स मतलब वो जो लॉज हमने देखे 10 लॉज, उसके बाद जो भी फॉर्मूले देखे हैं. इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग. ट्रूथ टेबल का यूज किए बिना ही उसको प्रूव करो. तो इसका मतलब लॉज का यूज करके प्रूव करना है. पहला ही डाउट है ना आपको, फर्स्ट वन. क्वेश्चन फर्स्ट है ना डाउट. हाँ सर. 10th का फर्स्ट. देखो अभी इसका हम पहले RHS लेंगे. प्रूव करना है तो आप LHS को ले लो, उसको प्रूव करो. अभी हम RHS लेंगे. RHS इज negation of P and not Q or negation of Q and not P. अभी आपको पहले तो ये पता रहना चाहिए कि ये जो P डबल इम्प्लीकेशन Q है, इसके 2-3 फॉर्मूले आते हैं. एक पहला फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इम्प्लीकेशन P. दूसरा आता है P सिंगल इम्प्लीकेशन Q को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट P और Q, बीच में रहेगा एंड नॉट Q और P. ठीक है, ये भी आएगा. तो अभी आपने अगर यहाँ पे निगेशन अप्लाई किया ये ब्रैकेट के अंदर, तो एंड का निगेशन लेते वक्त क्या होगा, ये निगेशन दोनों को लगता है. तो यह आएगा नॉट P और निगेशन ऑफ निगेशन Q और एंड का हो जाएगा और. तो ये निगेशन हमने ब्रैकेट के अंदर अप्लाई किया. बीच में ये जो और है, एक बीच में और दिया है. बीच में और दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एक मिनट. नॉट Q और निगेशन ऑफ निगेशन P. इस स्टेप में हमने ये निगेशन अप्लाई किया और एंड का निगेशन लिया है ये दोनों जगह.
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं निगेशन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड का निगेशन लिया, वो निगेशन वाला रूल हमने अप्लाई किया। ये निगेशन अप्लाई करने के बाद नॉट पी और क्यू और नॉट क्यू और पी ये आएगा, क्योंकि हमें पता है कि निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इक्वल टू क्यू आएगा और निगेशन ऑफ निगेशन पी का वैल्यू पी आएगा। या फिर इसका रीजन लिखते हुए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ निगेशन। ये ठीक है, लेकिन अभी ये जो साइड में मैंने फॉर्मूले लिखे थे, इसको अगर देखा जाए तो नॉट पी और क्यू ब्रैकेट बराबर है, नॉट क्यू और पी ये दूसरा ब्रैकेट भी बराबर है, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे आए, लेकिन बीच में एंड चाहिए। तो ये बुक में ही मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे जो बीच में और है उसको एंड कर दो, ये यहाँ बीच में एंड आएगा। और अभी हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी। ये जो रूल है ये है हमारा कंडीशनल लॉ। और फिर इन दोनों का एंड वो आता है डबल इम्प्लीकेशन क्यू, इसको हम बोलेंगे बाय कंडीशनल लॉ। और यही है हमारा LHS। ठीक है, तो मैंने एक चेंज कर दिया क्वेश्चन में, यहाँ और के जगह एंड चाहिए बीच में, तभी ये आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो बिल्कुल करेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि साइड में फॉर्मूला हमने जो यूज किया वो अगर यूज करना है तो बीच में एंड जरूरी है। ठीक है, तो फिर से देखो अभी यहाँ पे निगेशन पी एंड नॉट क्यू एंड निगेशन क्यू एंड नॉट पी, क्वेश्चन में जो बुक में दिया है इस बीच वाले और के जगह मैंने एंड लिख डाला। फिर हमने क्या किया है, निगेशन अप्लाई किया, तो एंड का निगेशन लेते वक्त ये दोनों का निगेशन आएगा, नॉट पी और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और एंड का और हो जाता है। वैसे ही सेकंड ब्रैकेट में ये निगेशन अप्लाई करने के बाद निगेशन क्यू और निगेशन ऑफ निगेशन पी होगा और एंड का और हो जाएगा। ये निगेशन ऑफ कंजंक्शन का रूल अप्लाई किया। फिर ये निगेशन अप्लाई करने के बाद निगेशन ऑफ निगेशन क्यू के जगह क्यू डाला और निगेशन ऑफ निगेशन पी के जगह पी डाला, उसको आप बोलते हो निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो क्यू और पी बचेगा। फिर ये जो है नॉट पी और क्यू, ये पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू का आंसर आता है, वो है कंडीशनल लॉ। और फिर इन दोनों का एंड जो है वो डबल इम्प्लीकेशन आता है, जो है बाय कंडीशनल लॉ, दैट इज नथिंग बट LHS। समझ में आया? तो इसका टेंशन मत लो, कभी कभी बुक में ऐसे मिस्टेक्स हैं कुछ कुछ जगह, क्योंकि ये जो सिलेबस है अभी पिछले साल ही बहुत कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं बुक में, तो उसके कारण वो प्रिंट मिस्टेक बहुत जगह है। वेरेवर दे आर देयर मैं बता दूंगा, जहाँ जहाँ पे है वो बता दूंगा। ठीक है, समझ में आया? और कोई डाउट इसके अलावा? सर ट्रूथ टेबल से स्विचिंग टेबल कैसे निकालना? ट्रूथ टेबल से स्विचिंग टेबल देखो यहाँ पे उन्होंने जब ये तीन वर्ड यूज किए हैं, कौन सा, एक ट्रूथ टेबल, एक इनपुट आउटपुट टेबल और एक स्विचिंग टेबल। तो जब भी हमें ऐसा बोला जाता है कि स्विचिंग टेबल, ट्रूथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करो, तो उस केस में हमें, एक मिनट में सॉल्व एग्जांपल बताता हूँ। स्विचिंग टेबल बोलो या फिर इनपुट आउटपुट टेबल बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसी को हम इनपुट आउटपुट टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्विचिंग टेबल। तो इसमें बस फर्क इतना है कि ट्रूथ सर टेबल में स्विचिंग हम, सर्किट निकालना है सर। हाँ
स्विचिंग सर्किट निकालना है सर ट्रूथ टेबल से। आप क्वेश्चन बोलो ना मुझे। 17th क्वेश्चन सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। We just have to represent the following switching circuit in symbolic form and construct its switching table. Write your conclusion from the switching table. तो बस आपको यहाँ पे सिंबल ले लो, जैसे हम ऐसे लेते हैं सिंबल। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 17। सो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लेते हैं पहले। स्टेटमेंट्स पार्ट ए, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स में पी लेते हैं हम 10 स्विच S1, ये आपको पता है। क्यू लेते हैं 10 स्विच S2, आर वी टेक फॉर 10 स्विच S3। फिर इनके निगेशंस हम लेते हैं, निगेशन P 10 स्विच S1 डैश, निगेशन Q 10 स्विच S2 डैश, निगेशन R 10 स्विच S3 डैश। ठीक है, तो ये PQR और निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन R ले लिया। अभी इसका पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते वक्त आपको ये देखना है कि ये तीनों पैरेलल में है, मतलब इन तीनों में और आएगा। S1 मतलब P, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फ्रॉम स्विचिंग सर्किट। सर्किट में देख के हम डायरेक्टली अभी सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं। S1 मतलब P और S2 डैश मतलब निगेशन Q और S3 डैश मतलब और निगेशन R। और क्यों लिया, क्योंकि वो पैरेलल में है तीनों। इसका लेना पड़ेगा एंड, क्योंकि ये पूरा ब्रांच जो है ये अगले ब्रांच के साथ सीरीज में है, तो बीच में आएगा यहाँ पे एंड। और फिर ये यहाँ पे S1 मतलब इन ब्रैकेट P आएगा, P का और आएगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ। और यहाँ पे S2 S3 मतलब Q और R जो है वो सीरीज में है, तो एंड आएगा और उसके और में P आएगा। ये हुआ हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इसका जो स्विचिंग टेबल है वो हमें ड्रॉ करना है। तो पार्ट सी, स्विचिंग टेबल मतलब इनपुट आउटपुट टेबल, जिसमें 1010 के फॉर्मेट में आएंगे। अभी यहाँ पे टोटल 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट होने के कारण हमें टोटल 8 रोज लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अगले स्लाइड पे स्विचिंग टेबल। फिर स्विचिंग टेबल ड्रॉ करने के बाद हमें, तो पहला तो है कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया ये वाला। तो यहाँ तक ये हो गया, समझो 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क। अभी स्विचिंग टेबल ड्रॉ करेंगे, सो दैट विल बी 2 मार्क। तो स्विचिंग टेबल ड्रॉ करेंगे तो इसमें 3 इनपुट्स है PQR। फिर उसके बाद उस सिंबॉलिक फॉर्म देख के हमें पता चल रहा है कि नॉट Q और नॉट R भी चाहिए, नॉट Q और नॉट R। फिर उसके बाद हम लेंगे P और निगेशन Q, ये पहला ब्रैकेट, P और निगेशन Q ये पहले लेंगे। और फिर जो आया P और निगेशन Q, उसका और फिर से लेंगे निगेशन R के साथ। तो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में हमें पहले Q एंड R लेना पड़ेगा, ये एंड पहले लेना पड़ेगा अगले कॉलम में। फिर इसका और P के साथ सेकंड ब्रैकेट में P और Q एंड R। और फिर इसको मैं कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 8 ऐसे बोल देता हूँ। कॉलम नंबर 9,
और कॉलम नंबर 10 जो है उसमें हम लिखेंगे कि ये वाला हमारा पहला ब्रैकेट है और ये वाला दूसरा ब्रैकेट है 9th वाला। तो 7th और 9th वाला जो है 7th और 9th इन दोनों के बीच में हमें लेना है, यहाँ पे बताया गया एंड दोनों ब्रैकेट के बीच में एंड। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7th एंड 9th। 7th मतलब ये यही है हमारा पहला ब्रैकेट और 9th मतलब है दूसरा ब्रैकेट, दोनों के बीच में आखिरी के कॉलम में एंड लेना है। तो ये स्विचिंग टेबल थोड़ा सा लेंदी है। टी 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 सॉरी 1100 आएगा इसमें। स्विचिंग टेबल में 1111 0000, क्यू के कॉलम में 1100 1100, आर के कॉलम में 1010 1010, निगेशन क्यू 0011 0011, negation R 0101 0101, P और negation Q। तो P और negation Q तो और है, और में क्या आता है, दोनों जीरो है तो आंसर जीरो। तो यहाँ पे P और negation Q में ये दोनों जीरो है तो यहाँ इस रो में जीरो आएगा। फिर ये दोनों भी जीरो है तो इस रो में जीरो आएगा। और फिर बाकी के तो केस में 1 ही आएगा, 111111। अभी इसका और लेना है निगेशन आर के साथ। तो यहाँ जीरो आया है, 00, ये दोनों 00 है तो वहाँ पे जीरो आएगा और में, बाकी के सब 1 आएंगे, 1111 111। क्यू एंड आर लेना है, आर और क्यू का एंड लेंगे तो एंड में 11 का 1 आता है तो ये 11 है क्यू और आर में, तो इसका 1 आएगा। और यहाँ पे 11 है तो यहाँ 1 आएगा, बाकी सारे जीरो आएंगे। एंड में आपको पता है 11 का 1 आता है, बाकी सारे जीरो आते हैं। ठीक है, ये हुआ क्यू एंड आर। अभी क्यू एंड आर का जो एट्थ कॉलम है उसका और लेना है पी के साथ, पी और क्यू एंड आर। तो और में आपको पता है कि दोनों जीरो है तो भी आंसर जीरो आता है, बाकी के केस में आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पे पी में ये जो पी का कॉलम है उसमें देखा जाए तो जीरो ये 4 जगह है और फिर क्यू एंड आर के कॉलम में जीरो ये 3 जगह है। तो और लेने के बाद यहाँ नीचे 3 जगह 000 आएगा, बाकी सारे 1111। और यहाँ पे 1 है तो 01 का 1 ही आएगा और ये 3 जीरो आएंगे। ये 7वां और 9वां ये दोनों जो कॉलम है, अभी इन दोनों कॉलम के बीच में लेना है एंड लेते वक्त तो आपको पता ही है कि हमें खाली 11 का 1 लेना है, बाकी सारे जीरो। तो 11 का 1 11 का 1 11 का 1 11 का 1 01 का 0 10 का 0 0 0। ठीक है, अभी ये स्विचिंग टेबल देख के आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि एक्चुअली जो लास्ट कॉलम मिला है, ये लास्ट कॉलम और ये जो फर्स्ट कॉलम है पी का, दोनों एग्जैक्टली सेम है, 11110000। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा कंक्लूजन लिखेंगे, राइट योर कंक्लूजन बोला ना अभी आखिरी 1 मार्क के लिए, वो कंक्लूजन है, राइट योर कंक्लूजन फ्रॉम द स्विचिंग टेबल। तो वी कैन से फ्रॉम कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 10, आखिरी वाला कॉलम नंबर 10 है, 1 और 10। इससे हम बोल सकते हैं कि जो भी पूरा एंड लिया हमने, कौन सा था वो, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें दिया हुआ था
P or negation Q or negation R and in bracket P or Q and R is logically equivalent to P only. इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर P मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रूथ टेबल है, स्विचिंग टेबल है, इससे हमें पता चला कि 10th कॉलम और फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल है। तो ये है लिखा हमने कंक्लूजन। मतलब ये इतना बड़ा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं था, बस खाली एक स्विच में काम चल जाएगा। पी मतलब स्विच S1, बस एक स्विच S1 डालो। तो ऐसा भी हम आखिरी के स्टेप में ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम, सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम इसका आएगा, बस एक स्विच ड्रॉ करो, दैट्स ऑल। S1 उसको बैटरी जोड़ दो और लैम्प जोड़ दो, बस हो गया। इतना बड़ा जो सर्किट था कॉम्प्लिकेटेड, उससे सिंबॉलिक फॉर्म का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के बाद हमें ऐसा पता चला कि आखिरी का कॉलम और पहला कॉलम P का दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब इन सब का आंसर P ही आएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे आपको स्विचिंग टेबल देखना पड़ेगा कि कौन से दो कॉलम इक्वल आते हैं और वहां से कंक्लूजन लिखते आना चाहिए। इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या? रोहिणी लक्षात आलं का? हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो Yes, sir. ओके, ठीक है। सो लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू P. सिम्प्लिफाईड सर्किट आपल्याला तसं विचारलेलं नाही, पण आपण ड्रॉ करू शकतो। हा पूर्ण सर्किटचा सिंपल फॉर्म आला P म्हणजे स्विच S1। हा असा पूर्ण 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे। 1 मार्क सिंबॉलिक फॉर्मला, 2 मार्क्स याला टेबलला आणि 1 मार्क या कन्क्लुजनला। एनी अदर डाऊट? आणखी कोणाला काही डाऊट आहे का? आजचा दिवस आपण स्पेशली लॉजिक चॅप्टर कंप्लीट करण्यासाठी ठेवला, कारण की आता येणाऱ्या संडेला मी टेस्ट ठेवलेली आहे। ऑफकोर्स टेस्ट ही ऑब्जेक्टिव्ह राहील, आणि जर का तुमच्या सर्वांची इच्छा असेल तर आपण सब्जेक्टिव्ह टेस्ट पण ठेवू शकतो। सब्जेक्टिव्ह टेस्ट मध्ये So time क्या है? सब्जेक्टिव्ह टेस्ट हा 20 मार्क्सचा पेपर असेल आणि 45 मिनिट्स लागतील, आणि ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट मध्ये 15 क्वेश्चन्स असतील ज्याला 30 मिनिट्स लागतील। एवढा वेळ असेल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करण्यासाठी। इफ यू विश वी कॅन कंडक्ट, आणि या पेपरचा जो टायमिंग आहे तो असेल इव्हिनिंग 6 PM, संध्याकाळी 6 वाजता। तुम्हाला त्याच्या आधी हे जे ॲप आहे DMADE IIT, हे ॲप डाउनलोड करावं लागेल। या ॲप मध्ये आपण ऑनलाईन टेस्ट घेतो रेग्युलरली, आणि या ॲप मध्ये टेस्ट देताना 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। बॅक बटन दाबायचं नाही टेस्ट देताना, आणि फोन कॉल आला कोणाचा तर त्याला उचलायचं नाही, नाहीतर तुमची टेस्ट ऑटोमॅटिकली सबमिट होऊन जाते। या 2 गोष्टी काळजीपूर्वक लक्षात द्या।
घ्या की बॅक बटन दाबायचं नाही कधीच, मागे जाऊन नाही वळायचं, पुढे जात राहायचं आणि फोन कॉल स्वीकारायचा नाही टेस्ट चालू असताना. सब्जेक्टिव्हचा जो 20 मार्कचा पेपर आहे तो मी तुम्हाला PDF पाठवून देईल WhatsAppवरती आपल्या ग्रुपवरती. आपला जो श्रीहरी मॅथ्स अकॅडमीचा WhatsApp ग्रुप आहे त्याच्यावर. पण ऑब्जेक्टिव्ह जे 15 क्वेश्चन आहेत, 30 मिनिटाची जी टेस्ट असेल, ती टेस्ट एक्झॅक्टली 6 वाजता ओपन होईल DMed IIT ॲपवरच. ठीक आहे? तर त्याच्यासाठी हे ॲप तुम्ही डाउनलोड करा. मी तुम्हाला बॅच कोड पाठवतो. तो बॅच कोड त्याच्यामध्ये एंटर करून त्या बॅचमध्ये एंट्री मारायची आणि मग सॉल्व्ह करायचा पेपर. बॅच कोड मी आपल्या WhatsApp ग्रुपवर टाकणार आहे. तो बॅच कोड एंटर केल्यानंतरच तुम्हाला एंट्री भेटेल. ओके? तर टेस्टिंग ही सर्वात महत्त्वाची आहे. तर टेस्टचं जे डिटेल शेड्यूल आहे वर्षभराचं, मी हे पण तुम्हाला बनवून त्याची एक PDF पाठवतो. त्याची झेरॉक्स काढून आपल्या टेबल समोर लावून ठेवायची. तारखेनुसार, चॅप्टरनुसार पूर्ण वर्षभराचं टेस्टचं शेड्यूल त्याच्यामध्ये असेल. प्ले स्टोअरवर हे टाइप करा DMed IIT. हे ॲप तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता. त्याचा जो सिम्बॉल आहे, मी पाहिजे तर WhatsApp ग्रुपवर त्याची लिंक पण पाठवून देतो. आपला जो 12th स्टँडर्डचा ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये. तुमची अगदी व्यवस्थित प्रिपरेशन होईल जर या दोन्ही टेस्ट तुम्ही दर रविवारी देत राहिले तर. एव्हरी संडे वी विल हॅव अ टेस्ट. टेस्ट देण्यासाठी तुम्हाला ऑफकोर्स सब्जेक्टिव्ह एक्झामची दर रविवारी नाही होणार. सब्जेक्टिव्ह एक्झाम जसा आपला चॅप्टर पूर्ण होतो तसं मी तुम्हाला सांगत जाईल. या 20-20 मार्काच्या पर चॅप्टर टेस्ट आहे. पण ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत 15 मार्काची ही प्रत्येक संडेला होईल. 15 क्वेश्चन्सची आहे आणि त्याची जी मार्किंग सिस्टीम आहे 15 क्वेश्चनची ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट, ही मार्किंग सिस्टीम आपण JEE नुसार ठरवू. 15x4 60 मार्क्सचा पेपर आणि त्याच्यामध्ये 60 मार्क्सचा जरी पेपर असला तरी जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की करेक्ट +4 आणि इनकरेक्ट आला तर -1. अशा पद्धतीनं मार्किंग सिस्टीम राहील. ठीक आहे? आणि नंतर हळूहळू जसे आपले 2 लेवलचे पेपर्स होतील तेव्हा मग जेव्हा महाराष्ट्र CET लेवलचा पेपर होईल तेव्हा तुम्हाला निगेटिव्ह मार्किंग नसेल. प्रत्येक क्वेश्चनला फुल 2 मार्क भेटतील. पण JEE लेवलचे आपण आता सध्या पेपर घेतोय. त्याच्यामुळे इथं +4 आणि -1 हीच मार्किंग सिस्टीम राहील. याने काय होते तुम्ही काळजीपूर्वक पेपर सॉल्व्ह करता. नुसतं टोले मारत नाही. व्यवस्थित अभ्यास करून पेपर सोडवा. ओके. क्लास 12चा आम्ही ग्रुप केलेला आहे. त्या ग्रुपमध्ये मी तुम्हाला ॲड करेल. बॅच कोड तुम्ही एंट्री करून त्याच्यामध्ये रिक्वेस्ट टाकायची. क्लास 12 जो आहे त्याची मी इन्व्हाइट लिंक पाठवतोय आपल्या WhatsApp ग्रुपवर. ही लिंक पाठवली. या लिंकचा वापर करून तुम्ही ॲप पण डाउनलोड करा आणि त्या बॅचमध्ये जाण्यासाठी ME12 हा बॅच कोड टाकायचा. त्या बॅचमध्ये तुम्ही डायरेक्टली जॉइन व्हाल. ओके. ते ॲप इन्स्टॉल करून घ्या आजच्या आज आणि पेपरसाठी तयार राहा. चॅप्टर 1 आपला लॉजिक चॅप्टर पूर्ण झालाय आता. ऑब्जेक्टिव्ह प्लस सब्जेक्टिव्ह दोन्ही टेस्ट होतील. सब्जेक्टिव्ह टेस्टचं काही टेन्शन नाही. तुम्हाला मी PDF पाठवणार. तुम्ही स्वतः प्रामाणिकपणे कुठलेही 45 मिनिट्स तुमच्या सवडीनुसार 45 मिनिट्स बसून पेपर पूर्ण सॉल्व्ह करायचा 20 मार्कचा
आणि त्याचे फोटोज काढून त्या फोटोजची PDF बनवून मला पाठवा. ओके, क्लिक द फोटोज अँड सेंड मी द PDF ऑफ ऑल दोज फोटोज. त्या सर्व फोटोची PDF बनवून मला पाठवा. आय विल चेक इट. 20 मार्कचा पेपर आहे. ऑब्जेक्टिव्हचं तर टेन्शन नाही. ऑब्जेक्टिव्ह तुम्ही सॉल्व्ह केल्या लगेच तुम्हाला मार्क्स दिसतील. कोणतं चुकलं, काय चुकलं, लगेच तुम्हाला टेस्ट झाल्याबरोबर मार्क दिसतील. संध्याकाळी 6 वाजता तो पेपर असेल. 6 ते 9च्या मध्ये 3 तासात कुठलाही अर्धा तास तो पेपर देऊन टाकायचा. 6 ते 9च्या मध्ये मी वेळ ठेवणार आहे. त्याच्यामध्ये तुमच्या सवडीनुसार कुठलाही अर्धा तास ऑब्जेक्टिव्हचा पेपर द्यायचा आणि सब्जेक्टिव्ह तुम्हाला जेव्हा द्यायचं तेव्हा मी PDF पाठवून देईल. आन्सर्स व्यवस्थित एखादं नोटबुकच बनवा स्पेशल टेस्ट ज्या घेतोय आपण चॅप्टर वाईज त्याच्यासाठी. ठीक आहे. जे सांगतोय ते पालन कराल तर मी गॅरंटी देऊन सांगतो की वर्षाच्या शेवटी तुम्हाला त्रास होणार नाही. आतापासून जर सिस्टमॅटिकली काम केलं नाही, एखाद्या टेस्ट बुडवली, मग तो चॅप्टर आपला रिव्हिजनच होत नाही व्यवस्थित. आता कसं टेस्टच्या नावाखाली आपलं थोडंसं रिव्हिजन होते, त्याला वाचून होते, तसा अभ्यास होत नाही 11वी-12वीला. तसं तर मी सांगतो की जेवढं दररोज जे शिकवलंय तेवढं तुम्ही होमवर्क करून ठेवा. पण ऍक्च्युअल अभ्यास टेस्ट दिल्यामुळे मी तुम्हाला स्टडीमध्ये स्टेप्स टू स्टडीमध्ये शेवटची एक स्टेप सांगितली, एक्झाम. टेस्ट देणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. कारण तिथं आपण न पाहता प्रामाणिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि तुम्ही पण प्रामाणिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. मी तुम्हाला आता पहिला चॅप्टर लॉजिक इतका ईझी आहे. तुम्हाला ट्रूथ टेबल आणि सर्व लॉज जर समजले असतील तर तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. ओके. ऑल राईट. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण मॅट्रायसेसचे हे सर्व 16 टाईप बघितले. आज आपण बघणार होतो तिसरा पार्ट, ऑपरेशन्स ऑन मॅट्रायसेस. ऑपरेशन ऑन, कुणाला काही डाऊट आहे का टेस्टच्या बाबतीत? ओके, ऑपरेशन्स ऑन मॅट्रायसेस. पहिलं ऑपरेशन आहे ऍडिशन, दुसरं ऑपरेशन सबट्रॅक्शन, तिसरं ऑपरेशन मल्टिप्लिकेशन, चौथं ऑपरेशन डिव्हिजन नाही. डिव्हिजन मॅट्रायसेसची कधीच नसते, पण त्याच्याऐवजी आपण डिस्कस करणार आहे इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स. ठीक आहे. तर ऍडिशन करताना समजा तुम्हाला 2 मॅट्रिक्स दिलेले आहेत. तर ऍडिशन करताना कंडिशन अशी आहे की दोन्ही मॅट्रिक्सची ऑर्डर सारखी असायला पाहिजे. समजा पहिला मॅट्रिक्स ए आहे, त्याची ऑर्डर आहे 2/3. तर दुसरा ऍड झालेला मॅट्रिक्स जो आहे त्याची पण ऑर्डर 2/3 असायला पाहिजे, तरच आपण ऍडिशन घेऊ शकतो. म्हणजे इन जनरल मी काय करतोय, इथं 2 मॅट्रिक्स लिहितोय, त्या दोघांचीही ऑर्डर m/n असेल तरच त्यांची ऍडिशन आपण घेऊ शकतो. ओके. जसं आता इथं मी पहिला मॅट्रिक्स घेतोय 2 3 4 5, हा 2/2 आहे. तर दुसरा ऍड केलेला मॅट्रिक्स जो आहे तो पण 2/2च असायला पाहिजे, 4 5 7 9. आणि ऍडिशन कशी घेतो आपण, त्यांचे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऍड करायचे. इथे टोटल 4 एलिमेंट्स आहेत. तर पहिला एलिमेंट 2 आणि 4 या दोघांची ऍडिशन 2 + 4 6. दुसरा एलिमेंट 3 आणि 5, 3 + 5 8 ऍडिशन 4 + 7 11, 5 + 9 14. स्ट्रेट आहे. आणि तसंच जर का आपल्याला सबट्रॅक्शन घ्यायला सांगितले तर 2 3 4 5 मायनस 4 5 7 9. इथं पण सबट्रॅक्शन मध्ये दोन्ही मॅट्रिक्स जे आपण सबट्रॅक्ट करतोय त्या दोघांची ऑर्डर सारखी असायला पाहिजे, m/n m/n. सबट्रॅक्शन घेताना पण करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सबट्रॅक्ट करायचे. 2 - 4 - 2, 3 - 5 - 2, 4 - 7 - 3, 5 - 9 - 4. सबट्रॅक्शन. जशी आपण ऍडिशन घेतली, आता इथं सबट्रॅक्शन. ऍडिशन सबट्रॅक्शन अतिशय सिंपल आहे. मल्टिप्लिकेशन घेताना पहिल्या मॅट्रिक्सची जी ऑर्डर आहे ही जर m/n असेल तर दुसऱ्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर b मॅट्रिक्सची ऑर्डर ही n/p असायला पाहिजे. म्हणजे पहिल्याचे नंबर ऑफ कॉलम आणि दुसऱ्याचे नंबर ऑफ रोज सारखे असायला पाहिजे.
तरच आपण मल्टिप्लिकेशन घेऊ शकतो, नाहीतर नाही. पहिल्याचे नंबर ऑफ कॉलम आणि दुसऱ्याचे नंबर ऑफ रोज. पहिल्यामध्ये असलेले नंबर ऑफ कॉलम म्हणजे उभ्या लाईन स्तंभ आणि दुसऱ्यामध्ये असणाऱ्या आडव्या रेषा सारख्या असल्या पाहिजे, तरच आपण मल्टिप्लिकेशन घेऊ शकतो. आणि मल्टिप्लिकेशन जे घेऊ आपण A into B, याची जी ऑर्डर आहे ते येईल M/P. हा जो उरलेला M आणि P आहे, या M/P अशी ऑर्डर येईल आन्सरची. ओके. तर मल्टिप्लिकेशन आता कसं घ्यायचं ते पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगतो. इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स आपण पुढे पाहणारच आहे. 12th स्टँडर्डचा हा पार्ट आहे. हा पूर्ण चॅप्टरच याच्यावरती आहे, इनव्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स वरती. आधी आपण तिसरं ऑपरेशन डिटेल मध्ये डिस्कस करू, मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन मध्ये जसं मी सांगितलं की पहिल्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर M/N मल्टिप्लाइड बाय दुसऱ्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर N/P असेल तर मल्टिप्लिकेशन शक्य होते. आता एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. समजा मॅट्रिक्स A मला दिलेला आहे 1 2 3 4, हा आहे 2/2. मॅट्रिक्स B आपल्याला दिलेला आहे 2 3 4 5 6 7, हा आहे 2/3. ठीक आहे. तर याच्या नंबर ऑफ कॉलम आणि पहिल्याचे नंबर ऑफ कॉलम आणि दुसऱ्याचे नंबर ऑफ रो सारखे आहेत, म्हणून मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल आहे. देखो बघा इथं n म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम आणि नंबर ऑफ रोज पहिल्या आणि दुसऱ्याचे सारखे असले पाहिजे. आता इथं आन्सर जे आहे A into B, त्याची जी ऑर्डर आहे ती असेल 2/3. हा उरलेला 2 आणि हा उरलेला 3, एवढी ऑर्डर येईल. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन घेताना आधी पहिला मॅट्रिक्स लिहून काढायचा. मीटिंग एंड होत आहे मित्रांनो, परत रिजॉईन करा. आपण क्विकली 5 मिनिटात हा पार्ट संपवून टाकू. मग उद्यापासून आपला 12वीचा मॅट्रिक्स चॅप्टर स्टार्ट होईल. तर मॅट्रिक्स A मल्टिप्लाइड बाय मॅट्रिक्स B हे मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं ते मी सांगणार आहे. आन्सर जे आहे, आन्सरची ऑर्डर येईल 2/3 जसं मी सांगितलंय. म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 रो येतील आणि 3 कॉलम येतील. तर आता हे मल्टिप्लिकेशन कसं घ्यायचं